तो पिछली क्लास में इन सभी बातों को कवर कर लिया था। जहां जहां कंफ्यूजन के पॉइंट्स थे उसे भी हमने बताया था आपको। होप कि आपने कवर किया हो और उसका शॉर्ट नोट्स आपने तैयार कर लिया होगा। किया या नहीं? कर लिया होगा। चलिए, अब देखिए मौर्य प्रशासन से संबंधित हम बात करते हैं, यानी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब इतनी बड़ी साम्राज्य होगी तो व्यवस्था चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एडमिनिस्ट्रेशन की। और उसमें आप देखेंगे कि चीजें सेंट्रलाइज्ड थी। सेंट्रलाइज्ड मतलब क्या? कि एक जगह से चीजों का संचालन होना। समझे? क्या होना? एक जगह से चीजों का संचालन होना। और उसमें जो सबसे प्रमुख कड़ी था वह कौन था? राजा, यानी सम्राट। ठीक है। तो सबसे हेड, सबसे टॉप पे कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था। और राजा में मतलब पूरा सेना का हेड, प्रशासन का हेड और न्यायिक शक्ति, तीनों का तीनों राजा के पास हुआ करता था। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर और जुडिशियरी वाला पावर, तीनों का तीनों किसके पास हुआ करता था? सम्राट के पास हुआ करता था। यानी सबसे टॉप लेवल का यही हुआ करता। इसके बाद आप देखेंगे कि चीजें बटी हुई थी कैसे। तो सबसे टॉप लेवल पे अपना देश होगा, फिर वह प्रांत में बटा हुआ था जो कि राज्य होता है, और फिर क्या? जिला। और उसके बाद सबसे जो छोटे पार्ट्स के रूप में ग्राम। यानी ये प्रमुख पार्ट हो गए। क्या क्या बोलेंगे? तो सबसे टॉप लेवल पे देश, प्रांत, विषय और ग्राम। इसमें देखेंगे कि राजा के सहयोग के लिए अमात्य हुआ करते थे। ठीक है। और कौन हुआ करते थे? तीर्थ हुआ करते थे। ये सब टॉप लेवल के अधिकारी हुआ करते थे मौर्य प्रशासन। जिसमें देखेंगे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसके अकॉर्डिंग तीर्थ अधिकारी की संख्या कितनी हुआ करती थी? 18। और देखिए प्रमुख अधिकारी, यह टर्म ध्यान रखना है कि जो समाहर्ता कहलाते थे वह राजस्व विभाग का प्रधान हुआ करता था। इसके बाद देखो सन्निधाता, यह राजकीय कोषाध्यक्ष जो पैसा वैसा रखेगा। शीताध्यक्ष, यह क्या था? कृषि विभाग का प्रधान। पन्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का प्रधान। अच्छ पटलाध्यक्ष, महालेखाकार। और सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। तो क्या ध्यान रखना है भाई? बताइए। समाहर्ता और सन्निधाता ज्यादा पूछा जाता है। समाहर्ता किसका? राजस्व विभाग का। सन्निधाता राजकीय, है ना, कोषाध्यक्ष दिमाग में सीधा रख सकते हैं। क्या? कोषाध्यक्ष। इसके बाद शीताध्यक्ष, तो यह कृषि विभाग का हो गया। और पन्याध्यक्ष वाणिज्य का। तो लिख लिख करके आपको याद करना पड़ेगा इनकी पॉइंट्स को। अच्छ पटलाध्यक्ष महालेखाकार, जो भी हमारे यहाँ क्या है, सीएजी वगैरह है, इनकी बात। सेनापति तो सैन्य विभाग का होगा। चलो, क्या बोलेंगे? समाहर्ता राजस्व विभाग का, सन्निधाता कोषाध्यक्ष, है ना,
राज्य का कोषाध्यक्ष हो गया, ठीक है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष, समाहर्ता राजस्व विभाग, ठीक है। सीताध्यक्ष कृषि कृषि विभाग का। विभाग। तो इसको सीताध्यक्ष वाले कैसे याद रख सकते हैं पॉइंट? नहीं, सीता जी का जन्म कहा जाता है कि धरती से हुआ था और वह राजा जनक को हल चलाते समय मिली थी, तो उसी से दिमाग में आप रख सकते हैं। पन्याध्यक्ष आपका वाणिज्य विभाग का वाणिज्य। है ना। ये न, तो इधर से न, न टवर्गीना वाला है, तो कुछ दिमाग में ऐसा बैठा सकते हैं। अच पटलाध्यक्ष महालेखाकार है। सेनापति सैन्य विभाग है। अब देखिए, मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना हुआ करती थी। कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की। एक तो पैदल, फिर हाथी, फिर घुड़सवार, और क्या, एक तो पैदल सेना हो गया, फिर हाथी, फिर घोड़ा, और एक रथ होगा। इसके बाद देखेंगे कि न्याय व्यवस्था में हम लोगों ने बात भी किया कि राजा सबसे टॉप लेवल पे हुआ करता था, ठीक है। और देखेंगे कि न्याय व्यवस्थाएं जो थी वह 2 पार्ट्स में बंटते थे। एक को धर्म अस्थीय कहा जाता था, जो दीवानी मामला को देखता था, और एक कंटक शोधन, जो कि कैसा मामला को देखेगा? फौजदारी मामला, ठीक है, फौजदारी मामला। तो एक में क्या हुआ करता था? सिविल, और एक हो गया क्रिमिनल। तो कंटक शोधन क्रिमिनल मामला को, धर्मस्थीय सिविल मामला को। अब देखो, ये टर्म है, नाम याद नहीं रहेगा, बस इतना ही सा बात ध्यान रखना है कि यहाँ धर्मस्थीय का मतलब तो सिविल, कंटक शोधन क्रिमिनल। इसके बाद देखेंगे कि गुप्तचर रहा करता था, जिसको हम गुड पुरुष कहते थे, यानी गुड पुरुष मतलब गुप्तचर, ठीक है, यानी जासूस। और यह 2 प्रकार का हुआ करता था, संस्था और संचार। संस्था, संस्था नहीं, एक एक जगह पे रहता है, तो एक जगह पे रहेगा तो वह संस्था, और घूम घूम कर करके गुप्तचर का काम करे, उसको कहेंगे संचार। यही दोनों में क्या है? डिफरेंसेस, संस्था और संचार। इसके बाद मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में है जो बटा हुआ था, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे उत्तरापथ का जो हेड क्वार्टर वो तक्षशिला, फिर दक्षिणापथ स्वर्णागिरी, पूरब में प्राच्य यानी पूरब पाटलिपुत्र, अवंती उज्जैनी, और कलिंग तोसली। तो पूरा एरिया सब तो कब्जा में आ ही गया था। लोगों ने पढ़ा भी था कि महापद्म नंद के टाइम में चीजें बहुत बड़ी हो गई, है ना। तो यहाँ पे अवंती यानी उज्जैनी का ही राज्यपाल कौन था? अशोक, राजा बनने से पहले। इसके बाद देखिए, प्रांत है जो विषय के रूप में बढ़ता था, जिसका हेड क्या कहलाता था? विषयपति। और विषय फिर आगे जाकर के ग्राम के रूप में बटेगा, और इसका हेड क्या कहलाएगा? ग्रामिक। 10 गांव का समूह का जो हेड होता था, 10 गांव के समूह का हेड क्या कहलाएगा? गोप। इसके बाद नगर प्रशासन का संचालन कितनी? 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। और मेगास्थनीज कहता है, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। तो इस पुस्तक में ही बोलता है वह कि 6 समिति हुआ करते थे, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। तो नगर प्रशासन के संचालन के लिए कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? 30 सदस्य, 30। ठीक है। और यह क्वेश्चन पूछा गया, तो यह ध्यान रखेंगे आप कि 6 समिति, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, टोटल 30 सदस्य, ठीक है। तो इस तरह की बातें पूछी जाती है। अब देखिए, इकोनॉमी की बात करें इसकी, तो मूल रूप से
क्या कृषि, उद्योग एवं व्यापार, इनके आय का क्या था स्रोत। सबसे ज्यादा आय किससे हुआ करती थी? कृषि से, है ना। सबसे ज्यादा इनकी आय किससे हुआ करती थी? कृषि से। और यह टैक्स पूछा जाए आपसे तो टैक्स कितना था? 1/6। एंशियंट टाइम में ज्यादातर टैक्स कितना? 1/6। और एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि अशोक 20वें वर्ष है जो जाता है कहाँ? लुम्बिनी। और उस समय टैक्स को वह घटा करके कितना कर देता है? 1/8। 1/8। ठीक है, ये अशोक किया था। अब देखिए, सरकारी भूमि को सीता भूमि है जो कहा जाता था। और सीता अध्यक्ष मतलब वह कृषि अधिकारी हुआ करेगा। इसके बाद देखिए, तो कृषि पर जो टैक्स हुआ करता था 1/6, उद्योग एवं व्यापार पे कितना? 1/10, यानी 10%। ठीक है। और इस समय सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह जो हुआ करता था वह कहाँ? भड़ौच, गुजरात में। जो कर चोरी करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाता। यह है जो हमारा इकोनॉमी की व्यवस्थाएं थी। सिंपल सी बात है कि हमें हमें ध्यान क्या रखना है इसमें कि टैक्स 1/6 हुआ करता था कृषि पर, उद्योग पे 1/10। जो चोरी करता था मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है। और व्यापार कौन से बंदरगाह से हुआ करता था? तो भड़ौच। ठीक है। और भड़ौच कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। इसके बाद देखिए, सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था की हम लोग बात करें तो कौटिल्य, है ना, कौटिल्य की हम बात करें तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौटिल्य के अनुसार, जो कि हम लोग देखते हैं कि यह कौन से टाइम से चली आ रही व्यवस्था है? वैदिक टाइम से, है ना। बट मेगास्निच की पुस्तक कौन सी है भैया? इंडिका। इंडिका। और इसके अकॉर्डिंग समाज 7 वर्गों में विभाजित था, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। कौन कौन है? दार्शनिक, किसान, किसान, अहीर, अहीर, कारीगर, कारीगर, सैनिक, सैनिक, निरीक्षक निरीक्षक, और सभासद। सभा। ठीक है। अब देखो, इसको इमेजिन आप करोगे तब याद होगा, क्या कि सबसे मतलब उस समय जो सोच समझ अच्छा रहेगा वो दार्शनिक होगा। कृषि वाली व्यवस्थाएं थी, है ना, तो किसान तो रहेगा ही। ठीक है। साथ ही कृषि के साथ साथ पशुपालन करने के लिए फेमस अहीर जाति हुआ करता, है ना। इतना बड़ा साम्राज्य है, उसकी कला संस्कृति फेमस है, तो कारीगर रहेंगे, है ना। क्षेत्र विस्तार है, क्षेत्र की रक्षा है, इसके लिए सैनिक रहेंगे ही। भ्रष्टाचार ना हो तो विभिन्न प्रकार का निरीक्षक होगा ही। राजा है तो सभा लगेगा ही। और इस वे में आपको याद हो गया होगा सातों, धैर्य रखा जाता है जी। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि दार्शनिक होगा भैया। ठीक है। कृषि के लिए तो कौन? किसान। किसान, फिर, किसान, अहीर, अहीर, है ना, अहीर। उसके बाद कारीगर, कारीगर, कारीगर होगा। और बताइए, सैनिक सैनिक, सैनिक, होगा। और निरीक्षक, बताइए, निरीक्षक और निरीक्षक होगा। और सभासद। बताइए, सभासद, है सभासद। ना। तो थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ता है दिमाग को। अब देखिए,
कौटिल्य के अकॉर्डिंग इस टाइम यानी मौर्य के टाइम में दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा था। लेकिन मेगास्थनीज कहता है कि दास प्रथा नहीं था। मेगास्थनीज यानी कौटिल्य कहता है दास प्रथा था, ठीक है, दास प्रथा कौटिल्य के अकॉर्डिंग था, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग नहीं था। मौर्य काल में जिस प्रकार से ऋग वैदिक टाइम में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, तो यहाँ भी महिला की स्थिति काफी अच्छी रहेगी, है ना। यहाँ वैश्यावृत्ति के प्रमाण मिलते हैं और इसमें जो महिलाएं संलिप्त होती थी उसे रूपा जीवा कहा जाता था मौर्य काल। यानी ऐसे यह भी कहा जा सकता है कि महिलाओं के पास पर्याप्त क्या थी, फ्रीडम थी, उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कंडीशन अच्छी थी। इसके बाद आप देखेंगे मौर्य कला, मौर्यन आर्ट। अब देखेंगे कि इकोनॉमी अच्छा है, सामाजिक कंडीशन अच्छा है, आर्थिक कंडीशन अच्छा है, तो स्वाभाविक रूप से कला का विकास होगा। पैसा रहने पे क्या होता है, वो पेट भरने के लिए तो नहीं ना सोचेगा वह समाज, वो सोचेगा कुछ नया करने का, है ना, कुछ नया करेगा, कुछ अच्छा करेगा, कुछ अस्थाई करेगा, कुछ ऐसा करेगा जिससे, है ना, कुछ कीर्तिमान स्थापित हो। भारत अभी अच्छा इसलिए पिछले दशकों से कर रहा है, 2 दशकों से, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो रही है। तभी तो देख रहे हैं इसरो काम कर रहा है, DRDO काम कर रहा है। यदि भ्रष्टाचार न हो तो देश देश बहुत तरक्की करता, बट क्या कहा जाए, हर जगह पे समस्या है। अब देखिए, तो इस समय हम बात यह कर रहे थे कि कला का विकास तभी होता है जब हम हर एक रूप से क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं, और यह समृद्धि था, ठीक है। तो इसमें कला का विकास स्थापत्य कला और मूर्ति कला के रूप में होगा, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे राजा महाराजा मजबूत है तो कला को अपने संरक्षण में विकसित कराएगा, उसे राजकीय कला के नाम से हम जानते हैं। और जो कला आम लोगों के बीच है, जो विकसित हो जाती है, उसे लोक कला कहते हैं, ठीक है। एक होता है कोर्ट आर्ट और एक होता है फोक आर्ट, ठीक है। राजा महाराजा जिसको विकसित कराए कोर्ट आर्ट, और जो स्वतंत्र रूप से विकसित हो फोक आर्ट, ठीक है। इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा स्थापत्य कला होगा, समझे। और इसके अंतर्गत देखिए राज प्रासाद, टर्म पे ध्यान देना है, राज प्रसाद कई बार लोग पढ़ लेते, राज प्रासाद, स्तंभ है, स्तूप है, गुहा विहार। इसके बाद इस पे कई सारी छोटी छोटी मूर्तियां देखने को मिलेगी, और हमने आपको कई सारा पिक्चर दिखाया भी था और उसमें बताया भी था। इस कला की सबसे प्रमुख विशेषता होगी क्या, पॉलिश, चमकदार पॉलिश आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद हम लोगों ने फिर बात किया था कि लोक कला के अंतर्गत यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना होगा,
दीदारगंज पटना से यक्षिणी की मूर्ति मिली। लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली। और यह जो टॉपिक है वह मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यहां से मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछता ही पूछता है। अब देखिए, हम यहाँ पे आगे अब बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। यहाँ से हमारी यह चर्चा समाप्त हो गई, किसकी? मौर्य प्रशासन की। ठीक है, तो इसको एक अलग पार्ट ही कर दूं। ऐसे तो हम लोग मेनली जब पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे किसे, बौद्ध धर्म। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे कवर कर रहे हैं तो कंप्लीट ही करेंगे।